हेलो क्लास 10th वालों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 विज्ञान का कंप्लीट केमिस्ट्री बताने वाला हूं और ये वन शॉट है। इसमें आपका टोटल केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं सभी एक वीडियो में कवर हो जाएंगे और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और मैं इस वीडियो में आप लोग को चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर है सभी का वन शॉट बताने वाला हूँ और ये शॉर्ट नोट्स के माध्यम से बताऊंगा। यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आपको लॉन्ग नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, टोटल टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और मैं आपको बताता हूँ संपूर्ण अध्याय एक वीडियो में, संपूर्ण केमिस्ट्री एक वीडियो में। देखिए, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। अब इसके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने एक पीपीटी में इंक्लूड कर दिया है। आप एक एक चीज़ों को अच्छे से ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज़ आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, आपका चैप्टर स्टार्ट होता है सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। छोटा डिफिनेशन है, याद कर लीजिए एकदम अच्छे से कि वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक चीज़ आपका कंप्लीट कवर हो जाएगा, कोई भी चीज़ नहीं छूटेगा। एंड अब समझ लेते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक अभिक्रिया तो समझ लिया, अब रासायनिक समीकरण क्या होता है इसे देखिए। रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और रासायनिक सूत्रों के माध्यम से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों के माध्यम से लिख देते हैं तो वही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे है H2 मतलब हाइड्रोजन और उसके बाद से ऑक्सीजन, जब इन दोनों को आपस में मिलाने या अभिक्रिया कराएंगे तो H2O बनेगा। तो यहाँ पे जो संकेत लिखा गया है यही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, इसे आप याद करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया गया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो डिफरेंट प्रकार के होते हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ों का डिफिनेशन दिया गया है और उसको एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे यहाँ पे पहला वाला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है कि मतलब कि एक दोनों को आपस में मिला के एक नया पदार्थ बनाना। जैसे यहाँ पे दिया गया कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनना, मतलब कि दो पदार्थों को आपस में मिला के एक नया पदार्थ को बना देते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन है ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो H2O बन गया। यही क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब कि दो पदार्थों को आपस में जोड़कर एक नया पदार्थ बना देना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया पे। अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया सेम संयोजन का क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते थे, लेकिन अपघटन अभिक्रिया में एक पदार्थ आपस से टूट करके, एक पदार्थ स्वयं टूट करके दो पदार्थों में बन जाता है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है और इसको गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनेगा। इसका डिफरेंशियल देखिए क्या लिखा गया है कि एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनता है, यही क्या होता है, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया होती है। अब नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग ऑक्सीकरण एवं अपचयन क्या होता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है कि जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है वही क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। जैसे यहाँ पे लिखा गया कैल्शियम ऑक्साइड में H2 जोड़ देंगे तो Cu कॉपर और H2O बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अपचयन क्या होती है, सेम अपचयन इसका ऊपर विपरीत होता है। जैसे कि ऑक्सीकरण में क्या होता था, ऑक्सीजन जुड़ता था, हाइड्रोजन बाहर निकलता था, लेकिन इसमें ऑक्सीजन निकलता है और हाइड्रोजन जुड़ता है। समझ गए, ऑक्सीकरण का उल्टा अपचयन, अपचयन का उल्टा ऑक्सीकरण। अब समझ लेते हैं कि उत्सर्जन अभिक्रिया क्या होती है। उत्सर्जन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, इसको देखिए कि जिसमें गैसीय पदार्थ निकलते हैं, जिससे गैसीय पदार्थ निकलते हैं उन्हें उत्सर्जन अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब कि जिसको जलाने पे उसमें से गैसीय पदार्थ निकलते हैं, डायरेक्टली वो जल के खत्म हो जाते हैं, वही क्या होता है, उत्सर्जन अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट समझ लेते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। देखिए विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसे भी ध्यान से समझिए। यहाँ पे दिया गया विस्थापन अभिक्रिया कि सक्रिय तत्व कम सक्रिय तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं। देखिए इसमें एक शक्तिशाली होता है और एक कमजोर होता है, तो जो शक्तिशाली वाला होता है वो कमजोर को हटा के उसका स्थान ले लेता है। जैसे यहाँ पे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की आपस में अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक सल्फेट और कॉपर अलग हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक अलग है तो ये अधिक अभिक्रियाशील वाला है, और यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक में है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, सेम इसका विपरीत हो गया। जिंक सल्फेट एक में हो गया और कॉपर सल्फेट अलग हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे पावरफुल जो एलिमेंट्स होता है वो कमजोर का क्या लेता है, स्थान ले लेता है। तो ये क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया होती है। सेम इसी प्रकार से होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे देख लेते हैं हम लोग। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या दिया गया है कि देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या दिया गया है कि दो यौगिक आपस में
अपने अपने आयन अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे विस्थापन अभिक्रिया में एक यौगिक बदलता था, लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिक बदलता था। अब इस अभिक्रिया को ध्यान से देख के समझ लीजिए कैसे। सोडियम सल्फेट है, बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड बन गया और उसके बाद से सोडियम सल्फेट बन गया। सोडियम का और बैरियम का आपस में स्थान चेंज हो गया, समझ गए। तो यही क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब समझ लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया कि रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन कम होती है तथा किसी यौगिक से हटती है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जिसमें ऑक्सीजन कम होकर किसी यौगिक से हट जाती है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। सेम अब आ जाइए उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को हम लोग चैप्टर 2 में समझेंगे, अम्ल क्षार और लवण के चैप्टर में। लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जब क्या होता है कि अम्ल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। यह क्या होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है तथा हाइड्रोजन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ती है और हाइड्रोजन निकल जाती है, जैसे अभी मैंने ऊपर बताया आप लोग को ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में, तो ये क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। उसके बाद से आ जाइए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का मतलब कि जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया बोलते हैं। मतलब कि जिसको जलाने पे या जिससे अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, जिस अभिक्रिया को करने के दौरान ऊष्मा निकलती है उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। और ऊष्मा शोषी का मतलब क्या होता है कि जिस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा को लिया जाता है, ऊष्मा अवशोष किया जाता है, उसे बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, समझ गया। और अपचयन का मतलब वही जिसमें ऑक्सीजन हटता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ जाता है, यही क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होती है। अब समझते हैं विखंडनशील अभिक्रिया। विखंडनशील अभिक्रिया क्या होती है, इसको देखिए। विखंडनशील या विकृत गंधिता इसे बोल सकते हैं हम लोग कि वसा एवं तेल के लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर दुर्गंध उत्पन्न होता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल या घी का खराब हो जाना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता होती है। जैसे कि कुरकुरा होता है, कुरकुरा का मतलब कि कुरकुरा या चिप्स का पैकेट होता है तो वो खराब हो जाता है किसके कारण, विकृत गंधिता के कारण। अब याद रखने योग्य बातें इस चैप्टर की कौन कौन सी है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनता है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा आदान प्रदान होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा समान संख्या के परमाणु को दर्शाता है। बस यही क्या है, इस चैप्टर का समरी है और इस चैप्टर को पूरा मैंने एक ही वीडियो में खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 अम्ल क्षार एवं लवण के। देखिए इसको भी मैंने एक पेज के पीपीटी में खत्म कर दिया है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा और एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कंप्लीट चैप्टर इस एक पीपीटी में खत्म हो जाएगा। अब देखिए इसे हम लोग समझते हैं ध्यान से। यहाँ मैंने नंबर वाइज कर दिया है 1 2 3, तो इसे भी आप ध्यान से समझिए। देखिए इसमें दिया गया हम लोग को थोड़ा जूम कर लेते हैं, और इसमें हम लोग को क्या दिया गया, सबसे पहले अम्ल दिया गया। अम्ल क्षार की परिभाषा, अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या होती है, तो यहाँ पे अम्ल दिया गया है कि वे पदार्थ जो OH प्लस आयन देते हैं, वो पदार्थ जो H प्लस आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। जिसे अभिक्रिया कराने के दौरान या विघटित करने के दौरान H प्लस आयन देते हैं, वही क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे यहाँ पे HCl लिखा गया है, H2SO4 लिखा गया है, CH3 COOH लिखा गया है, तो यही क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे H है, इसमें भी H है, इसमें भी 3H है, तो ये क्या होता है, अम्ल होता है। जिसे अपघटित कराने के दौरान या आयनित कराने के दौरान H प्लस आयन देते हैं। और इसी का उल्टा क्या होता है, क्षार होता है, जिसे बेस बोलते हैं कि वे पदार्थ जो जल में आयनित होकर OH माइनस आयन देते हैं। जैसे यहाँ पे H प्लस आयन देता है और लेकिन ये OH माइनस आयन देता है, यही क्या होता है, क्षार होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि NaOH के OH, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे OH लास्ट में जुड़ा हुआ है, OH लास्ट में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। यहाँ पे पहले ही H जुड़ा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो जिसमें H की मात्रा ज़्यादा होती है वो अम्ल होता है, और जिसमें OH की मात्रा ज़्यादा होती है वो क्षार होता है। अब समझिए सूचक क्या होता है, इंडिकेटर जिसे बोलते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की उपस्थिति में भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, या बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं वही क्या होते हैं, सूचक होते हैं। जैसे लिटमस पेपर एक सूचक है, मैथिल ऑरेंज एक सूचक है, फिनोप्थलीन एक सूचक है, और हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, तो सूचक पदार्थ क्या होते हैं कि जो अम्ल और क्षार का क्या कहते हैं, पहचान कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं पीएच मान क्या होता है। पीएच मान भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे भी ध्यान से समझिए। देखिए पीएच मान की जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 14 तक होती है। अब इसको ध्यान से समझिए, 1 से लेकर 6 तक की जो वैल्यू होती है वो अम्लीय होती है, और जो 7 तक की वैल्यू होती है वो उदासीन होती है, जिसे तटस्थ विलयन बोलते हैं, वो उदासीन होती है। और 8 से लेकर 14 तक का जो मान होता है इसमें यहाँ पे दिया गया है वो कैसा होता है, तो क्षारीय विलयन। तो इसे आप याद कर लीजिएगा कि जो जल होता है उसका भी पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, समझ गए। वो भी जल एक क्या होता है, उदासीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4th टॉपिक में दिया गया है कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या उपयोग है। हमारे शरीर के विभिन्न द्रव्य में पीएच होता है। फिर उसके बाद अम्ल वर्षा या एसिड ड्रेन भवनों को क्षति पहुंचाती है, जिसे हम लोग कैविटी बोलते हैं।
मतलब कि यदि अम्लीय वर्षा ज़्यादा होगी तो इससे क्या होते हैं, भवन क्या होते हैं, क्षारित होते हैं। और उसके बाद से दिया गया है कि अम्लीय क्षारीय विलयन हानिकारक होती है। ज़्यादा अधिक अम्लीय विलयन और अधिक क्षारीय विलयन भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। दांतों का क्षय 5.5 से कम होने पर, यदि किसी का pH 5.5 से कम है मतलब ज़्यादा अम्लीय है और उसको हम लोग ज़्यादा ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या होता है, दांतों का क्षय होता है, मतलब दांत खराब होने लगते हैं। और मृदा का जो pH होता है 7 से लेकर 8 तक के बीच के लिए उपयोग होता है। यदि खेत का जो pH होता है 7 से 8 तक के बीच रहेगा तो वो मिट्टी अच्छी रहेगी। अब समझ ले अम्ल और क्षार की अभिक्रिया। अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण और जल बनता है। इसके ऊपर मैंने बताया था आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनते हैं। इसी अभिक्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे NaCl क्या दिया गया, यहाँ पे दिया गया HCl और NaOH, इसका अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा, NaOH और H2O, मतलब कि लवण और जल। यही क्या होती है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पे उदासीनीकरण अभिक्रिया की परिभाषा होती है। अब समझ लेते हैं हम लोग नेक्स्ट दिया गया है कि लवण क्या होते हैं। तो जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है तो उस दौरान लवण भी प्राप्त होता है। इसे यही क्या होता है, लवण होता है। जैसे कि NaCl एक लवण है, फिर सोडियम कार्बोनेट एक लवण है, कैल्शियम सल्फेट एक लवण है। और यहाँ पे दिया गया कि लवण सफ़ेद या क्रिस्टल ठोस होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। लवण जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं। अब समझते हैं नेक्स्ट प्रसारण दुर्लभ और प्रबल अम्ल। दुर्लभ अम्ल और प्रबल अम्ल क्या होता है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि दुर्लभ अम्ल जिसे हम लोग, प्रबल अम्ल जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग बोलते हैं, जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाता है। जैसे कि HCl है, NaOH है, KOH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उसी प्रकार से यहाँ पे दिया गया है दुर्लभ अम्ल क्या होता है कि जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं। मतलब कि आयनित का मतलब क्या, जो आंशिक रूप से घुलते हैं, मतलब कि उसके कुछ अवशेष भी बच जाते हैं जल में। और जिसके कुछ अवशेष नहीं बचते हैं वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है। और जिसके अवशेष बच जाते हैं वो दुर्बल अम्ल होता है। जैसे यहाँ पे दिए गए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, दुर्लभ अम्ल होते हैं। अब समझते हैं निम्नलिखित प्रकार के यौगिक। अब यहाँ पे दिया गया कि सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसमें दिया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया कि यह एक सामान्य यौगिक है, यह एक लवण है, यह जल में पूर्ण रूप से आयनित होकर Na और Cl- देता है, Na+ और Cl- देता है। यह हमारे भोजन में सामान्य रूप से प्रयोग होता है। मतलब कि सीधी सी बात किसकी हो रही है, नमक की। नमक को ही हम लोग बोलते हैं NaCl। नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। समझ गया। अब समझ लेते हैं हम लोग क्लोरो क्षार प्रक्रम क्या होता है। क्लोरो क्षार प्रक्रम किसे बोलते हैं कि यह एक विद्युत रासायनिक अभिक्रिया जिसमें NaCl की जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराने पे Cl2 जिसे हम लोग क्लोराइड बोलते हैं और H2 जिसे हम लोग हाइड्रोजन बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो क्लोरो क्षार प्रक्रिया में क्या प्राप्त होता है, क्लोरो क्षार की प्रक्रिया में NaOH प्राप्त होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब यहाँ पे समीकरण दिया गया NaCl की अभिक्रिया कराएंगे जल से तो Cl अलग हो जाएगा, Cl2 अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा और उसके बाद से 2NaOH मिलेगा हम लोग का, जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट समझ लेते हैं बेकिंग सोडा। अब इसके निर्माण की प्रक्रिया, इसका उपयोग, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैंने अलग एक वीडियो में बताया है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से देख सकते हैं। अब समझते हैं बेकिंग सोडा क्या होता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसका सूत्र याद रखिए NaHCO3। यह खाने का सोडा है, इसे खाने का सोडा भी बोलते हैं। यह अम्लीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया करके CO2 गैस बनाता है। अम्लीय पदार्थों के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या, कौन सा गैस बनाता है, तो CO2 गैस बनाता है। और उसके बाद से धावन सोडा समझ लेते हैं। धावन सोडा क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र पहले जानिए। रासायनिक नाम क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम का कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोल सकते हैं। तो इसका रासायनिक सूत्र था Na2CO3 × 10H2O। और इसे वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर भी बोलते हैं। और उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है कि जल में अच्छी तरह से घुलनशील होता है। जो धावन सोडा होता है, मतलब सर्फ जिसे बोलते हैं, डिटर्जेंट जिसे बोलते हैं, वो जल में घुलनशील होता है। अब समझते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, ये देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है और इसको लिखते हैं CaOCl2। और यह एक शक्तिशाली ऑक्सीकरण होता है। यह विरंजित करने में प्रयुक्त होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम लोग POP बोलते हैं। इसका रासायनिक सूत्र सबसे पहले तो जानिए क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र जानिए क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रोट CaSO4 × ½ और ये मूर्ति सजावट और टूटे हुए अंगों को जोड़ने में, किसी का हाथ टूट जाता है तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है वो किसका होता है, तो POP का ही होता है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब यहाँ से हो गए आपके पूरे चैप्टर। इस टॉपिक के जितने भी
चैप्टर थे खत्म। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं जैसे याद रखने योग्य बातें। रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा परमाणु संरक्षण होता है। अब ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया उसके पीएच, लेकिन यहाँ पे देखिए अम्ल का जो पीएच होता है वो 7 से कम होता है, क्षार का पीएच जो होता है 7 से ज़्यादा होता है, और जो उदासीन होता है उसका पीएच जो होता है 7 होता है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने पर लवण और जल बनता है और इसे बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ गए। अब समझते हैं चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु। मैंने यहाँ पे 2 चैप्टर बता दिए, अम्ल क्षार और लवण। अम्ल क्षार और लवण 2 की दूसरा चैप्टर था और पहला रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब समझते हैं तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या है? धातु और अधातु। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने एक ही पीपीटी में पूरे चैप्टर को निपटा दिया है, तो आप बस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यदि आप एग्जाम के 3 दिन पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि एक भी चैप्टर, एक भी टॉपिक आप एग्जाम से छोड़ के नहीं आएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया, सबसे पहले पढ़ते हैं धातुओं के भौतिक गुण। धातु क्या होते हैं? समानांतर ठोस होते हैं, चमकदार होते हैं, विद्युत ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, यह तन्य होते हैं, मतलब किसी खींच के बढ़ाया जा सकता है। उसके प्रकार से उच्च गलनांक एवं उबालनांक होता है, इसके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं उच्च होते हैं। अब समझते हैं अधातुओं के भौतिक गुण। अधातु के भौतिक गुण क्या होते हैं? देखिए ये समानांतर ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। ऊष्मा एवं विद्युत के कुचालक होते हैं, ये ऊष्मा और विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते हैं। और ये तन्य एवं आघातवर्धनी नहीं होते, मतलब कि इसे हम लोग खींच के बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि खींच के बढ़ाएंगे तो टूट जाएगा। अब ये कम गलनांक और उबालनांक वाले होते हैं, इसका क्वथनांक और गलनांक जो होता है कम होता है। सेम इसका विपरीत हो गया, धातु का विपरीत हो गया अधातु। अब समझते हैं इसके रासायनिक गुण। जैसे कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और वहीं अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। धातु और अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया में आयनिक बंध बनते हैं। जब धातु और अधातु के बीच रासायनिक अभिक्रिया कराई जाती है तो इसमें आयनिक बंध बनते हैं। ठीक है, अब समझ लेते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया और अधातु के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? यहाँ पे दिया गया अधिकांश धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जिसमें कुछ अधातुएं जैसे कि यहाँ पे कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, पोटेशियम हो गया, भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती हैं। कुछ अधातुएं भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बना लेती हैं, लेकिन जितने भी धातु होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। अब समझते हैं जल से अभिक्रिया। जब धातुओं की और अधातुओं की जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या होता है? कुछ धातुएं जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाती हैं। जब उनके जल से अभिक्रिया कराई जाती है तो क्षार बनाती हैं तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम एक प्रकार का धातु है और इसकी जल से अभिक्रिया कराई जाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और H2 गैस क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। अब उसी प्रकार से अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है धातु की, तो क्या होता है? यहाँ पे दिया गया कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। धातु को जब अम्ल से अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। यहाँ पे दिया गया हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे जिंक एक धातु है और इसकी अभिक्रिया कराई जाती है सोडियम मतलब कि हाइड्रोजन क्लोराइड से। ठीक है, और तो क्या बनता है? जिंक क्लोराइड और H2 मतलब हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अभिक्रियाशीलता, मतलब जिसे सक्रियता श्रेणी बोलते हैं। अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी। जैसे अब यहाँ पे दिए गए धातुओं की जो अभिक्रियाशीलता होती है वो भिन्न भिन्न होती है, मतलब कि सक्रियता श्रेणी कुछ धातु ज़्यादा सक्रिय होती है, कुछ कम सक्रिय होती हैं। अब देखिए यहाँ पे दिए गए कि अधिक अभिक्रियाशीलता धातु कम अभिक्रियाशीलता धातु को लवण में विस्थापित कर देती है। अभी मैंने ऊपर आप लोग को बताया था सबसे पहले चैप्टर में विस्थापन अभिक्रिया। तो जो ज़्यादा सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को अभिक्रिया के दौरान क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है या हटा देती है। जैसे पावरफुल एक ज़्यादा पावरफुल है और एक कम पावरफुल है, तो सेम यही प्रक्रिया हो जाती है अभिक्रियाशीलता श्रेणी में। अब यहाँ पे समझ लेते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया मैंने ऊपर बताया कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। मतलब कि ज़्यादा अभिक्रियाशील वाली धातु रहेगी तो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। यही क्या होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। अब अम्ल से क्रिया कराने पे क्या होता है? कुछ धातु अम्ल से क्रिया करके लवण बनाते हैं। अभी मैंने ऊपर बताया, यही सेम पैराग्राफ मैंने ऊपर बताया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने ऊपर बताया अम्ल से अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया। अब समझते हैं धातुओं के निष्कर्षण। धातुओं के निष्कर्षण क्या होता है? कि धातु को उसके अयस्कों से विभिन्न प्रकार द्वारा प्राप्त किया जाता है। धातु को उनके अयस्क से विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त किया जाता है। ये क्या होता है? धातुओं का निष्कर्षण होता है। अब यहाँ पे जैसे गलन द्वारा एक विद्युत अपघटन है, जैसे गलन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है और एक विद्युत अपघटन द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। अब परिष्करण क्या होता है? इसको देखिए, धातुओं को शुद्ध करने का प्रक्रिया ही परिष्करण क्या होता है। जब धातुओं को शुद्ध किया जाता है तो उसे गलन बोलते हैं या विद्युत अपघटन बोलते हैं। लेकिन जब अधातुओं को शुद्ध किया जाता है तो उसे बोलते हैं परिष्करण। ठीक है, जैसे विद्युत अपघटन द्वारा तांबा चांदी को ही शुद्ध करना आदि परिष्करण है। अब समझ लेते हैं संक्षारण क्या होती है।
जब धातु वायु जल और नमी की उपस्थिति में धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं तो वही क्या होती है, संक्षारण कहलाती है। अब समझ लेते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु को किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, यहाँ पे देखिए, जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर नई धातुओं का निर्माण करते हैं उसे मिश्र धातु बोलते हैं। जब दो या दो से अधिक धातु को आपस में मिला के नया धातु बना देते हैं तो वही क्या होता है, मिश्र धातु होता है। जैसे यहाँ पे देखिए कॉपर है और जिंक है, इसको आपस में मिलाने पे स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया आपका चैप्टर 3। मैंने चैप्टर 3 के भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक थे एक ही पीपीटी में खत्म कर दिया, और ये पीपीटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको ये पीपीटी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, अब समझ लेते हैं चैप्टर 4 जो कि आपकी केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, और इसके बाद से पूरा केमिस्ट्री आपका खत्म हो जाएगा एक ही वीडियो के वन शॉट में। अब देखिए, कार्बन और उसके यौगिक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको मैंने एक ही पीपीटी में या एक ही पेज में निपटा दिया है। बस आप लोग को ध्यान से पढ़ना है और एक एक चीज़ों को अच्छे से नोट करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इसमें दिया गया कि कार्बन के गुण। अब कार्बन के कौन कौन से गुण होते हैं, यहाँ पे देखिए, कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, यह एक चतुर्संयोगी होता है। कार्बन में श्रृंखला निर्माण की क्षमता पाई जाती है। कार्बन द्विध्रुव या चतुर्बंध भी बना सकता है। कार्बन की यौगिक की संख्या बहुत अधिक होती है। कार्बन की यौगिक की जो संख्या होती है बहुत अधिक होती है, और कार्बन सबसे ज़्यादा यौगिक बना लेता है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया कार्बन और उसके यौगिक, वरना सबसे ज़्यादा गैस तो नाइट्रोजन पाया जाता है। रखना चाहिए था चैप्टर का नाम नाइट्रोजन और उसके यौगिक, लेकिन अंतर क्या होता है, जो कार्बन होता है सबसे ज़्यादा यौगिक बना लेता है। ठीक है, और याद रखिए कार्बन की जो संयोजकता होती है वो 4 होती है। इसे आप याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है, मैंने बता दिया। अब समझते हैं नेक्स्ट, सहसंयोजक बंध क्या होता है। जब दो परमाणु पारस्परिक इलेक्ट्रॉन के युग्म साझा करके संयोजक बंध बनाते हैं। जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों के युग्म को साझा करके संयोजक बंध बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपस में संयोजक बंध किस प्रकार से बनता है, इसीलिए बोलते हैं हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2 लिखते हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन। तो ये क्या होता है, एक सहसंयोजक बंध होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हम लोग को दिया गया नेक्स्ट वाले में इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, इसे भी ध्यान से देखिए। कार्बन के यौगिकों को इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निम्न प्रकार होती है। जैसे कार्बन के यौगिक होते हैं, जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है उसको इस प्रकार से डिनोट करना ही क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना होती है। उसके इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में प्रदर्शित करना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। अब बहुरूपता क्या होती है, कार्बन के एक से अधिक रूप पाए जाते हैं। जैसे कहीं हीरा जो होता है वो भी कार्बन होता है। ग्रेफाइट जैसे पेंसिल में जो लगा होता है, जिससे पेंसिल चलती है ब्लैक कलर का, वही भी क्या होता है, एक प्रकार का ग्रेफाइट होता है, और वो भी एक प्रकार का कार्बन होता है। समझ गए, उसे ग्रेफाइट बोलते हैं और वो भी एक प्रकार का कार्बन होता है। अब नेक्स्ट आ जाइए 5वें टॉपिक पे, दिया गया संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। बस 2 से 4 मिनट में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद से पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट, केमिस्ट्री कंप्लीट। ठीक है, देखिए संतृप्त यौगिक क्या होता है, जिसमें केवल एकल बंध होते हैं या सिंगल बॉन्ड होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया एकल बंध किस प्रकार से, जो पाई खींचा गया है, एक पाई खींचा गया है, ये क्या होता है, एकल बंध होता है। समझ गए, ये जो एक पाई खींचा गया है ये एकल बंध होता है। तो जिसमें एकल बंध होता है उसे हम लोग संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और सेम इसी का अपोजिट होता है असंतृप्त यौगिक, जिसमें द्वि या त्रिय बंध होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं असंतृप्त यौगिक। जैसे यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे देखिए कार्बन के बीच में दो पाई खींचा गया, ये क्या होता है, असंतृप्त यौगिक। यहाँ पे देखिए तीन पाई खींचा गया, ये क्या होता है, असंतृप्त यौगिक। तो जिसमें एक पाई खींचा गया होता है, एक पाई लगा होता है, यही समझ लीजिए पाई के हिसाब से, वो क्या होता है, संतृप्त होता है। और जिसमें एक से अधिक बॉन्ड होते हैं वही क्या होता है, असंतृप्त होता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी किसे बोलते हैं, यहाँ पे देखिए, समान कार्यात्मक समूह वाले यौगिक को एक श्रेणी, जिसका सूत्र क्या होता है, एक श्रेणी जिसके सूत्र में CH2 का अंतर होता है, समजातीय श्रेणी वाला कहलाता है। समजातीय श्रेणी का मतलब जब समान कार्यात्मक समूह के अणुओं के बीच या यौगिकों के बीच कितने का अंतर होता है, CH2 का अंतर होता है। अब अंतर दिखाऊं मैं आप लोग को, जैसे यहाँ पे देखिए मेथेन लिखा गया CH4, उसके बाद से एथेन लिखा गया C2H4। अब इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, CH2, इतने का अंतर है। उसी प्रकार से एथेन लिखा गया, प्रोपेन लिखा गया, एथेन और प्रोपेन के बीच का जो अंतर है CH2। और उसी प्रकार से प्रोपेन और ब्यूटेन लिखा गया, इसके बीच का अंतर क्या है, CH2। तो जब किसी यौगिक सामान्य कार्यात्मक समूह वाले यौगिक के श्रेणी का जो अंतर होता है, सूत्र का जो अंतर होता है वो CH2 होता है। कितना, CH2। तो उसे हम लोग बोलते हैं समजातीय श्रेणी। समझ गए, समजातीय श्रेणी। अब IUPAC नामकरण क्या होता है, मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो एक बना दिया है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख लोगे तो मैं पूरी गारंटी देता हूँ उस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो IUPAC नामकरण की नहीं देखनी पड़ेगी। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको केवल समझा देता हूँ कि यौगिक के IUPAC नामकरण की पद्धति, यौगिक के नामकरण के लिए IUPAC नामकरण पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे ब्यूटेन हो गया, तो ब्यूटेन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, तो कार्बन की संख्या कहते हैं 1 2 3 4, तो 4 पे क्या होता है, मेथड प्रोब्यूट। जब 4 कार्बन की संख्या रहती है तो उसे ब्यूट बोलते हैं, और यदि सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसमें N जोड़ देते हैं, तो ब्यूट और N क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। IUPAC नामकरण क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा।
सातवां के बाद आठवां एल्कोहल समझिए। एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+OH। एल्कोहल की जो खासियत होती है इसके लास्ट में OH लगा होता है। एल्कोहल की जो खासियत होती है उसके लास्ट में OH लगा होता है, जैसे यहाँ पे दिया गया कि OH समूह उपस्थित होने के कारण इसे एल्कोहल बोलते हैं। एथेनॉल जैसे होते हैं, एथेनॉल में क्या होता है? एल्कोहल होता है, तो इसमें C2H5 और लास्ट में क्या है? OH होता है। जिसमें OH लगा हो किस समूह का रहेगा? एल्कोहल समूह का रहेगा। नेक्स्ट समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह का खास बात क्या होता है? जिसमें COOH लगा रहेगा, मतलब COOH लगा रहेगा। और इसका सूत्र क्या होता है? यहाँ पे देखिए सूत्र लिखा गया है कि CnH2n+1 और लास्ट में लगा होता है COOH। और ये किस समूह का होता है? COOH समूह के कारण इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एथेनोइक अम्ल, अब जिसमें COOH लगा होता है उसे उसके लास्ट में क्या जोड़ देते हैं? OH जोड़ देते हैं। जैसे CH3 है और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? OH जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से अब समझ लेते हैं साबुन एवं अपमार्जक। जैसे यहाँ पे देखिए दिया गया है कि उच्च वसीय अम्लों और पोटेशियम लवण को ही बोलते हैं साबुन। साबुन क्या किसे बोलते हैं? उच्च वसीय अम्लों और पोटेशियम लवण को साबुन बोलते हैं। और अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक सेम ही होते हैं, मतलब कि अलग अलग होते हैं। साबुन जो होते हैं उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम और सोडियम लवण को ही साबुन बोलते हैं। अब साबुन का सूत्र क्या होता है? तो मैं आपको साबुन का सूत्र लिख के बता देता हूँ। C17H35COONA, C17H35COONA, यही क्या होता है? साबुन का सूत्र होता है, इसे याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब समझ लेते हैं साबुनीकरण अभिक्रिया। साबुनीकरण अभिक्रिया क्या होती है? कि वसा या तेल के क्षारक जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अपघटन कराने पर साबुन बनता है। साबुन किस प्रकार से बनता है? यहाँ पे लिखा गया है कि वसा या तेल का जब सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में अभिक्रिया कराया जाता है, वसा या तेल का क्षार में अभिक्रिया कराया जाता है, तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है। साबुन, यही अभिक्रिया क्या होती है? साबुनीकरण होते हैं, या साबुन बनने की प्रक्रिया को ही साबुनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। अब समझ लेते हैं माइसिली क्या होता है? साबुन के अणु जल के माइसिली बनाते हैं। साबुन के अणु जो होते हैं वो जल में क्या बनाते हैं? माइसिली बनाते हैं। अब इसको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिए, मैं आपको जूम करके समझा देता हूँ। जैसे माइसिली के केंद्र में गंदगी फंस जाती है और बाहर की ओर जल की मुखी भाग होता है जिससे गंदगी धुल जाती है। माइसिली के केंद्र में क्या होती है? गंदगी फंस जाती है और बाहर की ओर जल के साथ बाहर निकल जाती है। तो ये आपका खत्म हो गया कंप्लीट चैप्टर। और इस वीडियो में मैंने केवल 4 PPT के माध्यम से आपका पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री खत्म कर दिया एक ही वीडियो में, जिसमें पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, उसकी यौगिक रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण था। दूसरा चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण था। तीसरा चैप्टर धातु और अधातु था। और चौथा चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक था। इसके बाद भी आपको इस चैप्टर में वन शॉट में कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है कुछ 1-2 चैप्टर का, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। और मैंने जिन वीडियो को रिकमेंडेड किया उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आई होप कि आज का पूरा वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।